ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ੀਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ दैट डायरेक्शन ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, जिवें कि इत्थे दिता है कि इफ प्लस मीन माइनस आपां की कीता कि जिहड़े सिंबल सीगे वो सिंबल्स चेंज करते कि प्लस दी जगह माइनस लिखता, माइनस दी जगह मल्टीप्लाई डिवाइड नू चेंज करता आपां प्लस च ते मल्टीप्लाई नू चेंज करता आपां डिवाइड च। दैन जिहड़ी ये इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬॉड ਮਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, BODMAS। यानी कि जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन सॉल्व करने लिए साडे कोल एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर च आपां इक्वेशन सॉल्व करनी है। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, सब तो पहले आपां ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन च ब्रैकेट है नहीं, जो ब्रैकेट होंदी तो सब तो पहले आपां ब्रैकेट सॉल्व करनी है। उस तो बाद O मीन ऑफ, OFF दैट इज आल्सो मीन मल्टीप्लाई, तो ऑफ सॉल्व होएगा दूजे नंबर ते। तीजे नंबर ते D फॉर डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन and then addition, then subtraction। divide, multiply, addition, subtraction, इस ऑर्डर च आपां इक्वेशन नू सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि एडिशन सबट्रैक्शन विचों आप तुसी जिस मर्जी नू पहले सॉल्व कर सकते हो। तुसी पहले एडिशन सॉल्व कर ली या सबट्रैक्शन सॉल्व कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कित्थे है, प्रॉब्लम इत्थे आंदी है कि मेरे कोल इक्वेशन होवे जिवें कि -4 + 3। तुसी कहोगे जी इक्वेशन च पहले एडिशन सीगी, पहले ऐड कर लियो ते 4 + 3 दोनों नू प्लस कर लिया, 7 आ गया, अगे माइनस सीगा, -7 आंसर आ गया। नहीं, रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल च साडे कोल ये है कि है दिस इज -4 एंड दिस इज +3, यानी कि -4 च जे आपां +3 करिए तो साडे कोल रिजल्ट जेड़ा हैगा दैट इज इक्वल टू -1 नॉट -7। ठीक है, जब आपां एडिशन करनी है या सबट्रैक्शन करनी है, जिवें कि आपां एडिशन कर रहे सीगे 4 ते 3 नू प्लस कर रहे सीगे ते 4 दे अगे किहड़ा साइन हैगा, माइनस दा साइन हैगा, तो ये 4 + 4 नहीं है, ये -4 है। ठीक है, इस चीज नू तुसीं ध्यान विच रखना है। ठीक है, हुण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हैगा साडे कोल। क्वेश्चन नंबर 1 सीगा एक मिनट, हाँ, कहना 15 - 3 + 10 × 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो सब तो पहले आप साइन चेंज कर दिया, प्लस मीन माइनस, प्लस दी जगह आप माइनस लिख लिया। ठीक है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस दी जगह आप मल्टीप्लाई लिख लिया। उस तो बाद डिवाइड मीन प्लस, डिवाइड दी जगह आप प्लस लिख लिया, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, ते मल्टीप्लाई दी जगह आप डिवाइड लिख लिया। बोलो ठीक है, सब तो पहले आप डिवाइड सॉल्व करना है कि ये साडे कोल 10 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। साडे कोल 2 आ जाएगा। मेरे कोल की बन गया 15 × 3 प्लस 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 + 5 साडे कोल यही इक्वेशन आ गई। इस तो बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होएगा। व्हाट इज 15 × 3, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 15 दिए 45, 45। उस तो बाद -2 + 5। हुण आपां एडिशन ऐड करना है, मल्टीप्लाई तो बाद एडिशन 45, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई साइन नहीं है, तो यानी कि ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ प्लस ਦਾ साइन है, +45 + 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ प्लस ਦਾ साइन है, दोनों ਨੂੰ ऐड कर लेंगे। 45 + 5 50 हो गया, -2 कर देने, कितना हो जाएगा 48, 48। इट मीन साडे कोल आंसर की आ गया 48। तो व्हाट इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल कर देने। एक और एग्जांपल ने, इफ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस मीन्स डिवाइड एंड माइनस मीन मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, देन व्हाट इज दिस इक्वेशन, ए इक्वेशन किदे इक्वल होगी। ठीक है, सब तो पहले साइन चेंज कर दिए, 8 इंटू मल्टीप्लाई की जगह की आ जाऊगा प्लस,
8 प्लस 7 माइनस की जगह की आ जाएगा माइनस मीन्स मल्टीप्लाई ये जगह मल्टीप्लाई आ गया इंटू 8 प्लस प्लस की जगह की आऊगा प्लस मीन्स डिवाइड डिवाइड 40 ते डिवाइड की जगह की आ जाऊगा डिवाइड मीन -2 नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन किवें सॉल्व करना है सब तो पहले डिवाइड सॉल्व करना है की है साडे कोल 8 डिवाइडेड बाय 40 8 प्लस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन डिनोमिनेटर में लिख लिया मैंने इसे ठीक है तो अगे -2 तो 8 1 का 8 8 5 का 40 1/5 आ गया 7 नाल इनू गुणा करिए या 7 नाल इनू मल्टीप्लाई करिए 8 प्लस 7 अपॉन 5 -2 ये आ गया साडे कोल 7 इंटू 1 इज 7 7 अपॉन 5 नाउ पहले प्लस कर लीए इन्हां दोनों नू प्लस कर लो या तिन्हां नू इकट्ठे प्लस ते माइनस कर लो एलसीएम लैके तिन्हां दा एलसीएम आ गया साडे कोल 5 आ गया ते इत्थे बटे 1 सीगा अपॉन 1 तां 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 40 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 2 इज 10 47 माइनस 10 इज इक्वल टू 37 अपॉन 5 साडे कोल 37 अपॉन 5 आ गया नाउ कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 7 का 35 2 अपॉन 5 7 2/5 7 2 अपॉन 5 व्हाट इज माय आंसर बी ऑप्शन इज द आंसर यानी कि मेरे को जेडी इक्वेशन है इस इक्वेशन च जेडी चेंजेस करन नु किया एग्जामिनर ने अपना चेंजेस कर लिया चेंजेस करन तो बाद साडे कोल न्यू इक्वेशन आ गई नाउ ए जेडी नवी इक्वेशन हैगी है एदे च आपां की अप्लाई करना है बॉड मास या डी मास डी फॉर डिवाइड एम फॉर मल्टीप्लाई ए फॉर एडिशन देन एस फॉर सबट्रैक्शन यानी कि आपां इस ऑर्डर च इक्वेशन नु सॉल्व कर लांगे सॉल्व करन तो बाद मेरे को आंसर आ गया 7 2 अपॉन 5 दैट इज सी बी ऑप्शन इज द आंसर ठीक है एक और एग्जांपल करिए एक और एग्जांपल है इफ डिवाइड मींस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मीन प्लस प्लस मीन माइनस एंड माइनस मीन डिवाइड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है तो सब तो पहला साडे कोल की सीगा डिवाइड मीन मल्टीप्लाई डिवाइड सीगा इत्थे मल्टीप्लाई लिखता आपां उस तो बाद प्लस मीन माइनस प्लस दी जगह आपां माइनस लिखता एंड माइनस मीन डिवाइड माइनस दी जगह आपां डिवाइड लिखता एंड ठीक है एंड मल्टीप्लाई मीन प्लस मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस लिखता ठीक है नाउ मेरे को इक्वेशन की आ गई 16 प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट इक्वेशन की इक्वल है तो साडे कोल की आ गया हुण सब तो पहले डिवाइड करिए सॉल्व की है साडे कोल 5 डिवाइडेड बाय 2 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन 5 अपॉन 2 दिस इज 5 अपॉन 2 इंटू 4 नेक्स्ट डिवाइड तो बाद की करना सीगा आपा मल्टीप्लाई तो 5 अपॉन 2 इंटू 4 कितना हो गया 2 2 दूनी 4 कितना आ गया साडे कोल 5 इंटू 2 10 10 आ गया साडे कोल इनू सॉल्व करके साडे कोल की आ गया 10 आ गया इस तो पहला की सीगा माइनस उस तो पहले की सीगा 3 ए सीगा 16 जमा 3 19 19 चो 10 घटा लो ठीक है 16 प्लस 3 19 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 साडे कोल 9 आंसर आ गया व्हाट इज द आंसर ए ऑप्शन इज द आंसर ए ऑप्शन साडी आंसर हो जाएगी ठीक है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन च साडे कोल सिंपली इक्वेशंस होएगी जेडी भी चेंजेस करन नु एग्जामिनर ने कहा अकॉर्डिंग टू दैट आपां चेंजेस कर लेंगे ते उस तो बाद उन्होंने सॉल्व कर लांगे ते ऑप्शन अपनी मैच हो जाएगी ठीक है सिंपल सीगा रीजनिंग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रीजनिंग नेक्स्ट है साडे कोल लेटर वर्ड प्रॉब्लम की हुंदा लेटर वर्ड प्रॉब्लम साडे कोल क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स साडे कोल ब्रेक्स एक वर्ड दिता है BRAKES remains unchanged when they are arranged in alphabetical order यानी कि साडे कोल वर्ड सीगा BRAKES इस वर्ड दे अंदर जेडे अल्फाबेट्स ने उन्होंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज कर लो अल्फाबेटिकली ऑर्डर मीन ABCD जेड़ा पहले आंदा उन्होंने पहले लिख लो उस तो बाद वाले बाद च लिख लियो ठीक है इंज आपां लिखने ने तो ठीक है सब तो पहला इन्हां चों किहड़ा आ रहा है A उस तो बाद A हो गया उस तो बाद B आ गया उस तो बाद E आ गया ठीक है उस तो बाद EFGHIJK आ गया साडे कोल
के, उस तो बाद ई हो गया, के हो गया, आर ते एस चो केड़ा पहले आऊगा, आर पहले आऊगा, देन लास्ट एस आ जाऊगा। बोलो ठीक है। हुण सानू की करने, फिर क्वेश्चन रीड कर देने, देन हाउ मैनी देन they are arranged in the alphabetical order, the position of how many letters, किन्ने letters दी position ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ unchanged ਹੋਏਗੀ। unchanged ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ position same ਹੈ, k ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ 1 2 3 4, k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ k ਦੀ 4th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ k ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਟਰਸ, देयर आर 2 letters, that is k and s। the answer is b option is the answer। ठीक है, एक बारी फिर देख लेंगे ने, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड स्पेलिंग गलत ने, ठीक कर लेना, ठीक है, CHANGED, अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ते आपां की कीता, ब्रेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ K ਤੇ ਇੱਕ S। ਦੈਨ ਆਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 2 यानी कि B ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्म आर रीअरेंज्ड एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर सच रीअरेंजमेंट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM। जो मुझे एग्जामिनर ने डायरेक्शन दी थी, अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन उसने मुझे क्या कहा था कि ट्रांसफॉर्म में जो लेटर, जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं उनको रीअरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे वो ABC में आते हैं उस ऑर्डर में उनको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करने के बाद ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं या ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, अनचेंज्ड होगी, दैट इज द सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें कौन सा लेटर आएगा, A, देन ABCDEF आ गया, उसके बाद देन FGHIJKLM आ गया, N आ गया, O आ गया, O के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन कौन से रह गए, R है और T है, R आ गया, R2 थे, देन S आ गया एंड लास्ट में T आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो अब कितने लेटर्स की, कितने अल्फाबेट की पोजीशन बिल्कुल सेम होगी, एक तो N की पोजीशन सेम है दोनों अरेंजमेंट्स में, एक तो वर्ड ट्रांसफॉर्म में और जो मैंने रीअरेंज किया है उसमें N की पोजीशन जो है वो क्या है, सेम है। और कोई है नहीं, और कोई नहीं है। तो हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, ओनली 1 अल्फाबेट। तो व्हाट इज योर आंसर, बी ऑप्शन 1 इज द आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो मेरे पास थे लेटर वर्ड प्रॉब्लम, जो भी मुझे डायरेक्शन दी थी एग्जामिनर ने उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन जो था उसको अरेंज किया, जैसे कि इसमें मुझे रीअरेंज करके पोजीशंस बतानी थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रैंकिंग। रैंकिंग में क्या है क्वेश्चन, मुझको एक प्रॉब्लम दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन 1 2 3 यानी कि डायरेक्शन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। रेफर द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 7 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट्स। ठीक है, हमारे पास कितने बॉयज हैं, 7 बॉयज हैं और उनको हमने एक लाइन में खड़ा किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू कैसे किया है हमने, इंक्रीजिंग हाइट, यानी कि जिसकी हाइट सबसे छोटी है वो सबसे पहले होगा और जिसकी हाइट उससे बड़ी होगी वो सेकंड नंबर पे होगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग हाइट, शॉर्टेस्ट बॉय फर्स्ट। देयर नेम्स आर राम, श्याम, रोहन, रोहित, मोहन, अनूप एंड आकाश। ये 7 बॉयज हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. Following statements give information about their position in the row.
मुझे फर्दर और इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है? श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, शॉर्टेस्ट बॉय फर्स्ट, यानी कि मेरे पास 7 पोजीशंस होंगी। मेरे पास कितनी पोजीशंस होंगी? 7 पोजीशंस होंगी। सबसे पहले 7 पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने 7 पोजीशंस ड्रॉ कर ली। अब 7 पोजीशन में से श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय, शॉर्टेस्ट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड लास्ट वन इज द टॉलेस्ट बॉय। तो टॉलेस्ट बॉय कौन था? श्याम, यानी कि श्याम की ये पोजीशन है, SH लिख लेते हैं श्याम की जगह, ठीक है। उसके बाद अनूप इज एग्जैक्टली बिटवीन राम एंड रोहित, ठीक है, यानी कि ये राम है, देन अनूप, देन रोहित, यानी कि 3 पर्सन्स और मेरे पास अरेंज हो गए। अनूप एग्जैक्टली बिटवीन राम एंड रोहित, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि राम बड़ा है या रोहित की हाइट ज्यादा है, तो मेरे पास अरेंजमेंट ये भी हो सकती है, रोहित देन अनूप देन राम। मेरे पास ये 2 कंडीशंस आ सकती हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या था? देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज बिटवीन रोहित एंड आकाश, यानी कि रोहित एंड आकाश के इन बिटवीन एग्जैक्टली कितने बॉयज हैं? देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज बिटवीन रोहित एंड आकाश, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास ये रोहित की पोजीशन है 1 2 3, देन ये आकाश की पोजीशन होगी, आकाश। या फिर अगर ये आकाश की पोजीशन है, आकाश की, तो रोहित की 1 2 3, देन दिस इज द पोजीशन ऑफ रोहित, ये रोहित की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको फिट करते हैं, बाद में करते हैं फिट। मैं अगली जो 4th पॉइंट है उसको भी रीड कर लेता हूं। रोहन कम्स राइट आफ्टर श्याम इन द हाइट, बोलो ठीक है, यानी कि रोहन कम्स राइट आफ्टर श्याम्स इन हाइट, यानी कि आफ्टर श्याम इन हाइट नेक्स्ट पोजीशन किसकी है? मेरे पास रोहन की पोजीशन है, और रोहन, दिस इज द पोजीशन ऑफ रोहन। नाउ अब मेरे पास क्या था? रोहित और आकाश के बीच में 3 पर्सन्स हैं, यानी कि रोहित को मिला के 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 पोजीशंस हैं, और वो 5 पोजीशंस मेरे पास ये हैं 1 2 3 4 5, यानी कि दिस इज द पोजीशन ऑफ आइदर रोहित और आकाश, दिस इज द पोजीशन ऑफ आइदर रोहित और आकाश। ये पोजीशन या तो रोहित की है या आकाश की है, ठीक है। आगे मेरे पास क्या था? रोहित, अनूप एंड राम, यानी कि अगर सबसे पहले मैं इस फर्स्ट पोजीशन को रोहित की पोजीशन लेट कर लेता हूं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ रोहित, तो रोहित के बाद नेक्स्ट कौन होगा मेरे पास? अनूप। तो यहां पे मेरे पास ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। रोहित के बाद हमारे पास आ गया अनूप, अनूप के बाद नेक्स्ट कौन सी आ गई मेरे पास? राम, राम के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगी मेरे पास? आकाश, नहीं, थर्ड पोजीशन ये आकाश हो जाएगी, आकाश। मेरे पास एक रिमेनिंग रहेगी बीच में, और एक पर्सन भी रिमेनिंग रह गया, कौन है वो मेरे पास? आई थिंक मोहन है। राम हो गया, श्याम हो गया, रोहन हो गया, ठीक है, रोहित हो गया, रोहित की फर्स्ट पोजीशन है, मोहन की रहेगी, अनूप हो गया, आकाश। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ मोहन, ये मोहन की पोजीशन आ जाएगी, बोलो ठीक है। लेकिन ये तो मेरे पास फर्स्ट अरेंजमेंट थी। अब मेरे पास सेकंड अरेंजमेंट क्या है कि अगर फर्स्ट पोजीशन रोहित की ना होके फर्स्ट पोजीशन अगर आकाश की होती तो क्या हो जाता? फर्स्ट पोजीशन आकाश की है, देन फर्स्ट पोजीशन आकाश की आ गई, देन सेकंड पोजीशन पे आकाश के बाद क्या होगा? आकाश के बाद हमारे पास क्या है? 3 पोजीशन, 1 2 3, इन बिटवीन 3 के बाद नेक्स्ट पोजीशन इज रोहित, नेक्स्ट पोजीशन रोहित की आ जाती, रोहित, और रोहित के बाद नेक्स्ट कौन होता? रोहित के बाद नेक्स्ट होता रोहन, देन श्याम, ये रोहन की पोजीशन है, और लास्ट पोजीशन जो है वो श्याम की होते, बोलो ठीक है। नाउ अब मेरे पास क्या गिवन था कि रोहित और राम के बीच में अनूप है, ये फर्स्ट कंडीशन आ जाती, राम, अनूप एंड रोहित। तो ये मेरे पास पोजीशन रोहित की है, ये पोजीशन किसकी हो जाती? मेरे पास रोहित के बाद अनूप की आ जाती, अनूप, और अनूप के बाद ये पोजीशन मेरे पास राम की आ जाती, और रिमेनिंग जो मेरे पास एक ब्लैंक पोजीशन है दैट इज द पोजीशन ऑफ, कितनी पोजीशन हो जाती है? मोहन दी, मोहन। इट इज सेकंड अरेंजमेंट, ये मेरे पास सेकंड अरेंजमेंट आ गई,
बोलो ठीक है, यानी कि मेरे पास 2 अरेंजमेंट्स जो हैं वो फाइंड होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन सीखा, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल सीगी, किन्नी वे नाल मैं अरेंज कर सकता सीगा जेडी कंडीशंस गिवन सी क्वेश्चन च। तो देयर आर 2 अरेंजमेंट, इट मीन बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी बॉयज टेक द सेम पोजीशन इन द रो इन ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट। ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट यानी कि देयर आर ओनली 2 अरेंजमेंट्स, तो हाउ मेनी पर्संस की जो थी वो सेम पोजीशन थी। चलो चेक कर लेते हैं कितने बॉयज की सेम पोजीशन थी। रोहित है, यहां आकाश है, सेम नहीं है, अनूप है, मोहन, ये भी सेम नहीं है, देन राम एंड देन राम, एक तो राम की पोजीशन सेम होगी, राम इस अरेंजमेंट में 3rd फ्रॉम द लेफ्ट और इसमें भी राम 1 2 3 3rd फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, राम के बाद नेक्स्ट पोजीशन यहां पे अनूप की है और यहां पे मोहन की है, देन पोजीशन यहां पे आकाश की है और यहां पे जो पोजीशन है वो रोहित की है। नेक्स्ट पोजीशन रोहन एंड रोहन, ये भी सेम है, एंड श्याम ये पोजीशन भी सेम है। तो कितने बॉयज की जो पोजीशंस है वो सेम है इन ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट। तो देयर आर ओनली 3 बॉयज, कौन कौन से, 1 इज राम, श्याम एंड रोहन, 3 बॉयज। तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 3 बॉयज, बी ऑप्शन इज द आंसर। हाउ मेनी बॉयज? 3 बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, इफ इट इज गिवन दैट अनूप इज टॉलर देन रोहन, then who is the shortest boy? Anoop is taller than Mohan. फिर से देखते हैं अपनी अरेंजमेंट जो बनाई थी, Anoop is taller than Mohan. In this case, Anoop is taller than Mohan, and in this arrangement, Mohan is taller than Anoop. It mean ये arrangement गलत होगी according to 3rd question. तो मेरे पास जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अनूप इज टॉलर देन मोहन। देन व्हाट इज द आंसर? हु इज द शॉर्टेस्ट बॉय? आकाश इज द शॉर्टेस्ट बॉय। ठीक है, अनूप इज टॉलर देन आकाश इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, यही दे रखा था मुझे, अनूप इज टॉलर देन मोहन, देन हु इज द शॉर्टेस्ट बॉय? आकाश। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ। अब मुझे स्पेशली कह दिया कि जो फेसिंग है वो नॉर्थ है। अगर मुझे अरेंजमेंट में नथिंग इज मेंशन, तो हमेशा हमारी जो फेसिंग होगी बॉयज की या जो भी जिसको भी मुझे अरेंज करना है वो हम फेसिंग नॉर्थ लेते हैं। उसके लिए एक रीजन है, क्या रीजन है, क्यों लेते हैं अपन नॉर्थ फेसिंग? कॉज जो मेरी लेफ्ट साइड होगी वही उनकी लेफ्ट होगी, जो मेरी राइट साइड होगी वही उनकी राइट साइड होगी, अगर फेसिंग नॉर्थ लूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली फेसिंग साउथ, ईस्ट या वेस्ट बोल दिया, फिर मुझको अकॉर्डिंग टू दैट ही अरेंज करना है, अदरवाइज मैं फेसिंग नॉर्थ लेके अरेंज कर लूंगा। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन मुझे उन्होंने पहले कह दिया, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट एंड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये उनका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज योर राइट हैंड, वो राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, 16th, दिस इज 15 बॉयज, देन 16th पोजीशन जो है दैट इज ए, 16th पोजीशन ए की है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, 15 बॉयज मैंने ए की लेफ्ट साइड कंसीडर कर लिए, एंड ए जो है वो सबसे लास्ट यानी कि 16th पोजीशन पे है। आगे क्या कहा है, एंड सी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, और सी की जो पोजीशन है वो राइट हैंड से 16th है। तो इसके साथ नहीं मैं इसको कंसीडर करूंगा, उसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं कि राइट हैंड से 15 बॉयज एंड द 16th पोजीशन जो है वो सी की है। ठीक है, यानी कि सी की राइट साइड पे 15 बॉयज हैं एंड 16th पोजीशन सी की है। देन C is 16th from the right end. Now B, who is 4th to the right of A. Now this is the position of A, and A की right side कौन सी होगी? जो मेरी right side है। तो A की right side पे कितनी position? B, who is 4th to the right of A, यानी कि
बी की पोजीशन 4th है, तो बी और ए के बीच में 3 बॉयज होंगे। दिस इज द पोजीशन ऑफ बी, क्योंकि 3 बॉयज तो ये हो गए, चौथा बी खुद हो गया, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 4 हो गए। तो ए की राइट साइड पे 4th पोजीशन जो है वो बी की है। आगे, राइट ऑफ ए एंड इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि दिस इज का मतलब है कि बी के बारे में ही बात हो रही है कि B is 5th to the left of C, यानी कि if this is the position of C, तो C की लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, C की लेफ्ट साइड में B की पोजीशन कौन सी है? 5th है। तो इट मीन C एंड B के बीच में 4 बॉयज है एंड 4 एंड 5th वन इज द B। तो C की लेफ्ट साइड पे 5th पोजीशन जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ B, वो B की पोजीशन होगी। देन अब C की राइट साइड पे कितने बॉयज हैं? 15, ये 15 बॉयज हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास अरेंजमेंट होगी सारी की सारी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। मुझको टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं कि टोटल बॉयज कितने हैं। काउंट कर लेते हैं, 15 जमा 1 16, ए की पोजीशन काउंट कर ली, तो 15 प्लस 1 16, 3 ये हो गए 19 प्लस 1 20, बी की पोजीशन को भी काउंट करते हैं, 20 हो गए, 20 प्लस 4 24, सी की पोजीशन एक आ गई 25, और 15 बॉयज जो थे वो सी की राइट साइड पे थे, तो 25 प्लस 15 इज 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे रो में? 40 बॉयज थे। ठीक है, फिर से काउंट कर लेते हैं, 15 16 20 21, 21 और 3 24, 1 25, 25 और 15 40, यानी कि टोटल बॉयज आर 40। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो थे ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कैसे सॉल्व करने थे मैंने आपको जस्ट हिंट दिए 3-4 क्वेश्चंस करवा के। ठीक है, आपके पास जब मैं आपको शीट दूंगा, जो लिंक में हमारे पास शीट होगी उसमें और भी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, वो आपने कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट रीजनिंग आती है सिटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है? सेम जैसे कि अभी हम रैंकिंग में कर रहे थे, सिटिंग अरेंजमेंट भी मेरे पास जो है 2 तरह की है। या तो सिटिंग अरेंजमेंट लाइन में है, लाइन में है। ठीक है, नथिंग इज मेंशन फेसिंग नॉर्थ है, नॉर्थ की फेसिंग के लिए जो मेरी राइट है वही उनकी राइट होगी, और जो लेफ्ट है मेरी वही लेफ्ट उनकी होगी। कई बार हमारे पास जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, सर्कुलर फॉर्म में, एंड फेसिंग टू द सेंटर, सबकी फेसिंग जो है वो सेंटर की साइड पे। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि जैसे कि ये ए है, ए की लेफ्ट साइड पे थर्ड पर्सन, ए की लेफ्ट साइड पे थर्ड पर्सन, तो लेफ्ट साइड क्या होगी अगर फेसिंग सेंटर पे है? ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दैट इज द लेफ्ट। जिस मर्जी का कंसीडर कर लो, इसका कर लो, बी का कर लो, सी का कर लो, डी का कर लो, और है मेरे पास ई का कर लो, जिस मर्जी की अगर लेफ्ट साइड पे बात करते हैं तो दैट इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज द लेफ्ट। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं ए की राइट साइड पे सेकंड पर्सन, राइट साइड, तो राइट साइड क्या होगा मेरे पास? दिस इज द राइट साइड, ये राइट होगी, दैट इज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैं एक राउंड टेबल पे बैठा हूं, ठीक है, मान लो मैं एक ही जगह मैं खुद बैठा हूं, तो मेरी राइट साइड कौन सी है, मेरी लेफ्ट साइड कौन सी है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को उसकी जगह बैठा के सोचो कि कौन सी आपकी राइट है वही राइट ए की होगी, कौन सी आपकी लेफ्ट है वही लेफ्ट ए की होगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में यहां पे तो मैंने कह दिया स्पेशल कि फेसिंग टू द सेंटर, कई बार होता है कि उनकी जो बैक है दैट इज टुवर्ड सेंटर, तो इन दैट केस ए का जो फेस है वो आउटसाइड, बाहर वाली साइड है, तो हमारे लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। इन दैट केस जो क्लॉकवाइज होगा दैट इज द राइट साइड, और जो एंटी क्लॉकवाइज साइड होगी दैट इज लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड होगी। अगेन मैंने खुद को एनालाइज करना है वहां पे। ठीक है, कि अगर मैं एक राउंड टेबल पे बैक जो है वो सेंटर की तरफ है, तो राइट और लेफ्ट मेरे कौन से होंगे, वही मेरे राइट और लेफ्ट जो है वो ए के होंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, एक डायरेक्शन है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। A, B, C, D, E, F and G are sitting in a wall पे बैठे हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट, और सबकी फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक वॉल ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो ये एक वॉल है, ये वॉल है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड, टोटल पर्सन कितने थे, जी तक थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ये 7 पर्सन है और सबके फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इन सब की जो लेफ्ट और राइट है वो कौन से हो जाएंगे? मैं क्या करता हूं, खुद को एनालाइज करता हूं कि अगर मेरा फेस भी ईस्ट डायरेक्शन में है तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये टॉप जो है ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट एंड हो गया, एंड दिस इज राइट एंड, ये हमारा राइट एंड हो गया, राइट एंड, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या था? C इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D, राइट ऑफ D, यानी कि ये D है, D की इमीडिएट राइट पे C की पोजीशन होगी। C इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D, इतने D बैठे हैं, मतलब कोई भी पोजीशन D दी हो सकती है, ये पोजीशन D की नहीं होगी क्योंकि यदि राइट साइड पे कोई भी पर्सन नहीं है। तो D जेड़ा हैगा और C जेड़ा हैगा और D दी राइट साइड पे है। C इज द इमीडिएट राइट, व्हाट इमीडिएट मतलब बिल्कुल साथ में, इमीडिएट राइट ऑफ D, ठीक है। नेक्स्ट आ गया B इज एट एन एक्सट्रीम एंड हैज E एज हिज नेबर, ठीक है। B जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे है। अब एक्सट्रीम एंड B की पोजीशन ये भी हो सकती है, B की पोजीशन सबसे लास्ट में भी हो सकती है, ठीक है। B की पोजीशन एक्सट्रीम एंड पे है और B के जो साथ है वो कौन है? दैट इज द पोजीशन ऑफ B इज एट द एक्सट्रीम एंड E हैज इट्स हिज नेबर, यानी कि या तो एंड B E होगा, ये हो सकता है, या अगर वो राइट एंड पे है तो B एंड E, ये दो पोजीशंस हो सकती है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? G इज बिटवीन E एंड F, G जो है वो E एंड F के इन बिटवीन है। तो अगर B जो है वो लेफ्ट एंड पे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? B E देन G देन F, मेरे पास ये 4 पोजीशंस आ जाएंगे। और अगर B जो है वो राइट एंड पे है तो मेरी क्या पोजीशंस हो जाएंगी? पहले F आ जाएगा, देन G आ जाएगा, देन E आ जाएगा एंड लास्ट में B आ जाएगा। हमारे पास ये राइट एंड की पोजीशन हो सकती है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्या था? D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, फ्रॉम द साउथ एंड, ये साउथ एंड था, 1 2 3, साउथ एंड से थर्ड पोजीशन जो थी दैट इज द पोजीशन ऑफ D, दिस इज द पोजीशन ऑफ D एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ C, ये C की पोजीशन है। अगर ये D एंड C की पोजीशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती कि B जो है वो साउथ एंड या राइट एंड पे है। तो हमारे पास फर्स्ट 4 पोजीशंस क्या हो जाएंगी? दिस इज द पोजीशन ऑफ B, दिस इज द पोजीशन ऑफ E, दिस इज द पोजीशन ऑफ G एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ F। रिमेनिंग हमारे पास कौन सा बॉय रह गया? दैट इज A। तो A की हमारे पास ये साउथ एंड यानी कि राइट एंड जो पोजीशन है वो A की है। मेरे पास क्वेश्चन ब्रेक हो गया। नाउ आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ E, E की राइट साइड पे किसकी पोजीशन है? ये E है और E की राइट साइड पे G की पोजीशन है। तो योर आंसर इज G। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है? None of these, G is the answer, G. Then next question, which of the following pair of people are sitting at the extreme ends? Extreme ends, एक एंड पे A था, दूसरे एंड पे B है। एक एंड पे वन एंड जो है वो A का है एंड अदर एंड B का है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? A and B, A option is the answer. Next question,
नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद सी। ऐसा कौन सा पर्सन है जो सी के साथ पोजीशन चेंज करेगा अपनी? ऐसा कौन सा पर्सन है जो सी के साथ पोजीशन चेंज करेगा? सच दैट ही गेट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, ठीक है। तो थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड कौन है? जी। तो सी के साथ ऐसा कौन सा पर्सन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा ताकि हमारे पास सी की पोजीशन थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड आ जाए? तो किसकी पोजीशन है? दैट इज द पोजीशन ऑफ जी। That is the position of G. Name the person who should change the place with C such that he get the third place from the north end. That is G. C option is the answer. ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्शन थी, मैंने डायरेक्शन को ब्रेक किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जामिनर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने आंसरिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल डी सिटिंग। डी की पोजीशन किस पेयर्स के बीच में है? तो डी की पोजीशन जो है वो ये पोजीशन है, उसकी लेफ्ट साइड पे एफ है और उसकी राइट साइड पे सी है। तो डी इज सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड सी। डी इज सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी, डी ऑप्शन इज द आंसर। बोला ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस थे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं सिंबल्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी कि मेरे पास एक सीरीज होगी जिसके अंदर कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स होंगे एंड कुछ नंबर्स होंगे। अल्फा यानी कि अल्फाबेट्स, नंबर्स यानी कि नंबर्स होंगे एंड सिंबल्स और सिंबल्स भी होंगे। तो ऐसी सीरीज है, देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शंस गिवन है फॉर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मुझे एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को आंसरिंग करनी है, ठीक है। W है, 1 है, R है, परसेंटेज 4, J, E, hash 7, MT, 2, I, N, N 9, B, H 3, A, $9, then F, Q, 5, D, G, 6, U, S and P। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 अगेन मैंने सीरीज दोबारा लिख ली, यहां पे सेम सीरीज है। Which of the following is 17th to the right of 18th from the right end? ठीक है, फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन जो है क्या है। Which of the following is the 17th? Sorry, 7th, not 17th. Sorry बेटा, ठीक है। Which of the following is 7th to the right of the 18th from the right end? जब भी ये क्वेश्चन करना है तो हम एंड से रीड करते हैं। राइट एंड, मेरा राइट एंड कौन सा इस सीरीज में? ये राइट एंड है मेरे पास। राइट एंड से 18th कौन सा है? लेटर वर्ड मेरे पास कौन सा लेटर, अल्फाबेट या सिंबल है? 18th फ्रॉम द राइट। तो काउंट कर लेते हैं, 18th फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दिस इज 18th फ्रॉम द राइट साइड। फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 2 is 18th from the right end। आगे क्या कहा था इसने? मेरे पास यहां तक क्वेश्चन हो गया कि 18th from the right end। अब उससे पहले क्या लिखा था? 7th to the right of, यानी कि 2 की राइट साइड पे। अब ये 2 है, इसकी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट साइड है और ये 2 की राइट साइड है ना। राइट साइड पे मुझे 7th बताना है कि कौन सा लेटर वर्ड या लेटर नंबर या सिंबल है 7th, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज डॉलर सिंबल। तो व्हाट इज योर आंसर? आई थिंक सी ऑप्शन डॉलर इज द आंसर। अब मुझे क्या गिवन था इस क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन था कि मुझे एक सीरीज गिवन थी, इस सीरीज में
सीरीज गिवन थी, इस सीरीज के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, उसको मैंने इस सीरीज में काउंटिंग करके कैलकुलेट कर लिया। पोजीशन पूछी थी कि सबसे पहले राइट साइड से 18th कैलकुलेट करो, उस 18th की राइट साइड पे अगेन 7th जो भी आपके पास लेटर या सिंबल होगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से मेरे पास वही सीरीज लिख दी मैंने। इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स्ड, यानी कि जो भी मेरे पास लास्ट 15 थे इनको मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट 15 कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी कि ये मेरे पास लास्ट 15 लेटर्स हैं, इनको मैंने रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद मेरे पास सीरीज कुछ किस वे में बन जाएगी, मैं रिवर्स करके नहीं लिखूंगा, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या करेंगे हम, हमारे पास सीरीज कुछ इस तरह की हो जाएगी कि MT2I9, 9 के बाद मेरे पास आ जाएगा PSU6G D5QF9$A3H एंड B इज द लास्ट लेटर। B जो है दैट इज एट द राइट एंड। रिवर्स करने के बाद B राइट एंड पे चला जाएगा। ठीक है, देन आगे क्या कहा था, इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 15th, fifth, then which of will be the 5th to the right of 12th from the left end। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मुझे लेफ्ट एंड से 12th एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो 12th एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड से 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, this is the 12th element from the left side। ठीक है, 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब इस 12th के लिए क्या कर, 12th के आगे मुझे क्या करना है, 5th टू द राइट ऑफ, यानी कि इसकी राइट साइड पे 5th एलिमेंट इज द आंसर, दैट इज द ऑप्शन। ये 12th है, अब इसकी राइट साइड कौन सी होगी, दिस इज द राइट साइड, ये इसकी राइट साइड होगी, इसकी राइट साइड पे काउंटिंग करनी। तो इसकी राइट साइड पे जब मैं काउंट करूंगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट और ये 5th एलिमेंट। ठीक है, मैंने क्या कहा, पहले लेफ्ट साइड से मैंने 12th काउंट किया, दैट इज 2। अब 2 की हमारे पास जो है वो राइट साइड पे 5th लेटर या 5th एलिमेंट काउंट करना है। तो 5th कौन सा हो गया, 1 2 तो ये हो गए, बाकियों को मैंने रिवर्स किया था, तो ये मेरे पास थर्ड हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा और 5th हो जाएगा, तो दैट इज U। तो एलिमेंट U इज द आंसर। तो व्हाट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारी आंसर है। ठीक है, सीरीज गिवन थी, जो कंडीशन दी थी एग्जामिनर ने उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेम डायरेक्शंस हैं। इफ द पोजीशन ऑफ E एंड A आर इंटरचेंज्ड, अब E कहां पे है और A कहां पे है, उनकी पोजीशन हमने इंटरचेंज करनी है। एंड सिमिलरली द पोजीशन ऑफ R एंड U आर ऑल्सो इंटरचेंज्ड, एंड देन how many symbols will be there, each of which is either preceded or followed by a vowel। ठीक है, preceded by followed or preceded by a vowel। ठीक है, चलो इनकी पोजीशन से इंटरचेंज करते हैं, फिर देखते हैं। E ढूंढते हैं कहां पे, E एंड A की पोजीशन चेंज हो रही है, ये E है और A कहां पे है, A की पोजीशन ये A है, इनकी पोजीशन चेंज होगी, यहां पे A आ गया, यहां E आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और किस किस की पोजीशन चेंज हुई है, R एंड U। ठीक है, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ R एंड U आर इंटरचेंज्ड, तो R कहां पे है और U कहां पे है, दिस इज द पोजीशन ऑफ U, इसकी जगह R आ गया, एंड वेयर इज द पोजीशन ऑफ R, दिस इज द पोजीशन ऑफ R, यहां पे U आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन था देन हाउ मेनी सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं
बी देयर ईच ऑफ विच इज आइदर प्रोसीडेड सिंबल प्रोसीडेड वॉवल और फॉलोड बाय वॉवल, यानी कि या तो वॉवल सिंबल हो या सिंबल वॉवल हो। ऐसे कितने सिंबल्स हैं? चलो ठीक है, सिंबल्स चेक करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट सिंबल है परसेंटेज का, इससे पहले या बाद में कोई वॉवल है? यस है, यू इज द वॉवल। ठीक है, तो यू परसेंट एंड 4, ये मेरे पास पहला सिंबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल कौन सा है? देन नेक्स्ट सिंबल इज हैश, ये भी मेरे पास है। ए हैश 7, ए हैश एंड 7, यहां पे भी वॉवल्स जो था इससे पहले था। नेक्स्ट और सिंबल ढूंढो कहां पे है। ये एक सिंबल है डॉलर, तो इससे पहले वॉवल है ई $9, $9, ये मेरे पास थर्ड सिंबल आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट सिंबल और कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर? कितने मेरे पास? 3, 1 2 3, यानी कि 3 सिंबल्स आर देयर। तो व्हाट इज द आंसर? डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारी आंसर है। ठीक है, अब यहां पे जो चेंज करने को मुझे क्वेश्चन में कहा था, मैंने उन लेटर्स को या जो भी एलिमेंट्स था उनको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हमें क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनसे पहले वॉवल हो या बाद में वॉवल हो, तो वो मैंने फाइंड कर लिए इस सीरीज में। ये जो सीरीज गिवन थी मुझको, तो मेरे पास 3 आ गया। 3 इज द आंसर। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ अबव अरेंजमेंट। मुझे जो ये अरेंजमेंट दे रखी है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? चलो ठीक है, सबसे पहले R4 हैश, ये मेरे पास R है, ये 4 है और ये हैश है। उसके बाद नेक्स्ट है M2B, ये M है, ये 2 है, ये B है। उसके बाद $3 ये पोजीशन ऑफ 3, देन डॉलर, देन क्यू, देन क्वेश्चन मार्क। चलो अब इनको एनालाइज करते हैं कि ये की चीजें क्या है। सबसे पहले R, फिर हमारे पास एक का गैप है 1, इन दोनों के बीच में 1 एलिमेंट का गैप है। देन 4 एंड हैश में 2 एलिमेंट्स का गैप है। पहले 1 एलिमेंट का गैप था, अब 2 एलिमेंट का गैप है। अब हैश और एम में क्या था? हैश एंड एम में अगेन 1 एलिमेंट का गैप है, यहां पे 1 एलिमेंट का गैप है। एम एंड 2 में 1 एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट स्किप कर दिया। देन 2 एंड बी में 2 एलिमेंट स्किप कर दिए, यहां पे हमने यहां पे 2 एलिमेंट स्किप कर दिए। देन बी एंड 3 में अगेन हमारे पास 1 एलिमेंट स्किप हो रहा है यहां पे। देन 1 एलिमेंट, देन 2 एलिमेंट, यानी कि मेरे पास एक सीरीज चल रही है एलिमेंट्स को स्किप करने की। क्या चल रही है? आर के बाद 1 एलिमेंट को स्किप किया, देन 4 के बाद 2 एलिमेंट स्किप किए, देन हैश के बाद 1 एलिमेंट स्किप किया, एम आ गया, फिर 1 एलिमेंट स्किप किया। यानी कि मेरे पास जो स्किपिंग है वो किस वे में चल रही है? 1 देन 2 1 1 2 1 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले 1 स्किप किया, देन 2 स्किप किए, पहले 1 स्किप, फिर 2 स्किप, फिर 1 स्किप हो गया, फिर उसके बाद अगेन 1 स्किप हुआ, फिर 2 आ गया, फिर 1 स्किप हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? देखो यहां पे क्यू के बाद अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मेरे पास 1 एलिमेंट स्किप होगा, तो दैट इज डी। एक स्किप करके डी आ जाएगा। इट मीन मेरा आंसर डी ऑप्शन से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों ऑप्शन ए एंड सी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। अब मेरे पास डी से आ गया, डी के बाद अब एक स्किप करना है, जी को स्किप कर दिया, नेक्स्ट 6 होगा, तो डी उसके बाद 6 आ गया। बी एंड सी दोनों ऑप्शन में, बी एंड डी दोनों ऑप्शन में सेकंड एलिमेंट 6 ही है। अब 6 के बाद डी आ गया, 6 आ गया, अब 2 एलिमेंट स्किप करने हैं, तो मेरे पास लास्ट जो होगा वो पी होगा, यानी कि माय आंसर इज डी ऑप्शन, डी 6 एंड पी। बोलो ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया रीजनिंग में हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइम सीक्वेंस। ठीक है, तो टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हमने कैलेंडर्स टॉपिक में भी किए थे, जब हम पूछ रहे थे कि कौन सा ईयर सेम है, कुछ वैसे से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं टाइम सीक्वेंस में क्या है। एग्जामिनर ने मुझे कुछ डायरेक्शन दे रखी हैं, उस डायरेक्शन से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या डायरेक्शंस हैं? कैलाश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर्स दीपक बर्थडे फॉल। दीपक का बर्थडे कब आता है? आफ्टर 20th मई बट बिफोर 28।
आफ्टर 20 मई का मतलब है नॉट इंक्लूडिंग 20th, एंड बिफोर 28 मई मीन नॉट इंक्लूडिंग 28th, यानी कि जो बर्थडे है दैट इज 21st to 27 इंक्लूडिंग 21 एंड 27 के बीच में कहीं पर दीपक का बर्थडे आता है। ये कैलाश को कुछ ऐसा सा रिमेंबर था। नेक्स्ट कौन है? वाइल गीता रिमेंबर दैट दीपक बर्थडे फॉल बिफोर 22 मई। देखो बिफोर 22 मई, तो बिफोर 22 मई ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है कि 22 से पहले ये गीतिका को रिमेंबर था। और जो ये हमारे पास कैलाश था इसको था कि आफ्टर 20th मई, तो 20th एंड 22nd के इन बिटवीन जो मेरे पास कॉमन डे है दैट इज 21st मई, तो दीपक का बर्थडे 21st मई को आता है। ठीक है, आफ्टर 12th मई एंड बिफोर 22 मई दोनों की स्टेटमेंट में जो कॉमन डे है दैट इज 21st मई। तो ऑन व्हाट डेट दीपक्स बर्थडे फॉल्स? 21st मई। बी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड। ए लीव हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7, यानी कि 7 बजने को अभी 20 मिनट हैं। यानी कि टाइम क्या हुआ होगा अभी हमारे पास? अभी हमारे पास टाइम हुआ होगा 6:40। यानी कि 6:40 में ए जो है वो अपने घर से निकलता है। ठीक है, ए लेफ्ट फ्रॉम हिज हाउस। ए लीव हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है, एंड रीचेस केज हाउस इन 25 मिनट्स। वो 6:55 अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में वो के घर पे पहुंच जाता है। तो अगर मैं इसमें 25 मिनट्स ऐड करता हूं तो मेरे पास टाइम क्या बन जाता है? 7:05 मॉर्निंग के ए जो है वो के घर पे पहुंच जाता है। रीच केज हाउस 7:05। उसके बाद क्या कहा है? एंड 7:05 दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट्स। अगले 15 मिनटा च उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया, तो 15 इतने ऐड कर लीए तो मेरे को कितना आ जाऊगा? 7:20 दे उन्होंने अपनी रोटी खत्म करती, खाना खत्म करता है सवेर का। ठीक है, एंड लीव देयर ऑफिस, लीव टू देयर ऑफिस, तो वो अपने दफ्तर के लिए चल पड़े। कितने बजे अपने दफ्तर में चले हो? करो लेफ्ट फॉर ऑफिस। 7:20 पे वो ए एंड के दोनों के घर से खाना खाने के बाद ऑफिस के लिए चल पड़े। विच टेक्स अनदर 35 मिनट्स। उनको ऑफिस जाने के लिए 35 मिनट्स लगते हैं। तो 22 में अगर मैं 7:20 पे अगर मैं 35 मिनट ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 7:55। 35 ऐड किए 55 आ गया। यानी कि ए एंड के दोनों ऑफिस कितने बजे पहुंच जाते हैं? 7:55 पे वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। ठीक है, देन एट व्हाट टाइम दे लीव केज हाउस टू रीच देयर ऑफिस। लीव केज हाउस, सॉरी। ठीक है, कितने बजे उन्होंने के घर को छोड़ दिया ऑफिस जाने के लिए? एट व्हाट टाइम? दैट इज 7:20, 7:20। बी ऑप्शन इज द आंसर। 7:20 में वो के घर से ऑफिस के लिए चल पड़े थे। तो एग्जामिनर ने यही पूछा था, एट व्हाट टाइम विल दे लीव केज हाउस टू रीच देयर ऑफिस। तो दैट इज बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन हमारे पास टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो भी कंडीशंस गिवन है उसको ब्रेक करो एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, एंड क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरे पास थर्ड। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन द लीप ईयर, अदर देन द लीप ईयर मेरे पास होता है नॉन लीप ईयर। तो यानी कि एक नॉन लीप ईयर में हमारे पास जो फर्स्ट डे है दैट इज फर्स्ट डे in the was Friday, that is Friday, then which was the last day of the same year? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कैलेंडर के टॉपिक में करवाया था कि अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी को फ्राइडे था तो नेक्स्ट ईयर, और ये जो ईयर की बात मैं कर रहा हूं दैट इज नॉन लीप ईयर,
नेक्स्ट ईयर 1 जन को कौन सा डे होगा आफ्टर 365 डेज, कॉज दोनों डेट्स के बीच में 365 डेज होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में 1 जन को हमारे पास 1 ऑड डे, 365 में 1 ऑड डे होते हैं, तो एक दिन का गैप होता है। तो ये फ्राइडे है, तो इस दिन कौन सा होगा? सैटरडे। तो मेरे से क्या पूछा था? मेरे से पूछा था कि अगर फर्स्ट डे जो है वो फ्राइडे है तो लास्ट डे कौन सा होगा? 1 जन को सैटरडे, 31 दिसंबर को कौन सा डे होगा? 31 दिसंबर को सैटरडे से पिछला दिन होगा, दैट इज फ्राइडे। यानी कि फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ ए नॉन लीप ईयर बी सेम। पहला और आखिरी दिन किसी भी नॉन लीप ईयर का सेम होता है। तो माय आंसर इज फ्राइडे, दैट इज बी ऑप्शन। बोलो ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो थे ये मेरे पास थे टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड। तो आज हमने रीजनिंग की 4-5 शीट्स की थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जो है उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, आप डाउनलोड करो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम इसकी जो होगी सॉल्विंग वीडियो जो होगी वो डाल देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।